हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथन यूनिवर्सल। 2022 से मुख्तलिफ मेंबर स्टेट्स अपनी अपनी नौयत की पॉलिसीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं। अपने अपने कानून या मनपसंद कानून कह लें वो बना रहे हैं। अब इस पे मज़ीद कुछ खबरें मंजर आम पे आई हैं। आखिर वो कौन सी सख्तियां हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ तो होती नज़र आ रही हैं और कुछ 2022 से बाकायदा हमें मंजर आम पे आती नज़र आएंगी। अब एक तरफ आज का वीलॉग इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो न्यूज़ आई हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप ख़ुद फैसला कर सकें और इस सख्ती जो आते दिनों हम फेस करेंगे, इस सख्ती को वो आप जज कर सकें कि वो किस नौयत की है, किस नौयत की होगी। एक तरफ शॉर्टेज है लेबर की और दूसरी तरफ जो यूरोपीय यूनियन को मसाइल हैं वो हैं अपने बॉर्डर सिक्योर करने के। अब तीसरी जो बड़ी वजह सामने आई इन दिनों वो थोड़ी सी जो तकड़े ममालिक हैं यूरोपीय ममालिक के लिए, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जो थोड़े हल्के किस्म के मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी मनपसंद पॉलिसीज़ जो हैं वो उस पर फोकस शुरू कर दिया, अपने मनपसंद कानून लागू करने शुरू कर दिए। ये एक बड़ी अब टेंशन बनती जा रही है। आज मैं कोशिश करूँगा कि काम काम की बातें सिलेक्ट करके अपने जो अल्फाज हैं वो कलेक्टिव रखूँ और आपके साथ काम काम की बातें शेयर करूँ ताकि वीलॉग लंबा ना हो और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ, फिर आप खुद जज कीजिएगा कि ये सख्ती किस नौयत की है। देखिए, हम पहले मैं स्टार्ट लूँगा लेबर शॉर्टेज से। यूरोपीय यूनियन के जो कई ममालिक हैं उनमें लेबर शॉर्टेज की वजह से काफ़ी मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। अब वो एक बड़ी स्मार्ट किस्म की उनकी सोच है। जो यूरोपियन जो थिंक टैंक है या जो फ्रंट लाइनर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जिनके हाथ में कमांड है, वो बड़े स्मार्ट तरीके से सोच रहे हैं। वो सोच इस तरह रहे हैं कि किसी तरीके से अब बॉर्डर भी सिक्योर हों और हमारी शॉर्टेज भी किसी तरीके से, लेबर शॉर्टेज भी, वो भी उसकी कमी भी पूरा होती रहे साथ साथ। तो 2016 से एक जो मसला बना था जिस पे कार्रवाई नहीं हो सकी तुर्की के साथ, बहुत बड़ी खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन कमीशन, EU कमीशन टू सपोर्ट वीज़ा फ्री ट्रैवल टू शेंगन एरिया फॉर टर्किश सिटीजन्स। यानी जिस चीज़ का इंतज़ार हम कर रहे थे आखिरकार वो वक्त आ गया है। यूरोपियन कमीशन ने टेबल पे रख दी फाइल, वो गौर कर रहे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ अब करना ही पड़ेगी कि जिसके पास बायोमेट्रिक टर्किश पासपोर्ट है वो 90 दिन के लिए वीज़ा फ्री एंट्री उसके लिए कर दी जाए पूरे यूरोपियन मेंबर स्टेट्स में, ताकि वो वीज़ा फ्री एंटर हो सके। और यही तुर्की भी 2016 से चाह रहा था। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि इस चीज़ को सपोर्ट किसने किया, हाईलाइट किसने किया, ये हमारे ग्रीक मिनिस्टर हैं। माज़रत के साथ मैं फिर उनका नाम भूल गया, नोटिस मिताराकिस आई थिंक, लेकिन वो हमारे वो मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। वो कहते हैं कि तुर्की के साथ ये मामलात जो हैं, एक बॉर्डर सिक्योर करने के लिए तुर्की के साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा और ये चीज़ें जो डिस्कस अरसा दराज से हो रही थी वो नहीं मुकम्मल हुई और उन्हें हमें दोबारा हमें फोकस करना पड़ेगा। और यही बात तुर्की ने भी की थी कि 2016 में आपने आई थिंक 7 बिलियन जो यूरो की इमदाद देनी थी वो भी मुझे पूरी नहीं मिली। ये जो क्राइसिस था रेफ्यूजीज़ का, तो वो भी आप मुझे दें और
तुर्की की ये ख्वाहिश थी शुरू से कि मेरे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए आप वीज़ा फ्री एंट्री करें। अब इस खबर को लेके दो बातें हैं। एक कि इस अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये दो जो खबर मैंने पढ़ी थी इसमें 2022 का जिक्र था, 2022 के एंड तक ये टर्किश जो है सिटीज़न उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री हो जाएगी यूरोप की। अब हमारे बहुत ज़्यादा इसको हम दो पहलू से देखेंगे इस खबर को। नंबर एक, इसके अच्छे फैक्टर और इसके बुरे फैक्टर। पहले हम डिस्कस करते हैं अच्छे फैक्टर। वो ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं या जो हमारे पाकिस्तानी जिन्हें एक ऐसा आइडियल कंट्री चाहिए जो सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत, गोल्डन वीज़ा के तहत जो वो शिफ्ट होना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर, और ये सबसे अच्छा एक आइडियल प्रोग्राम था तुर्की का। डोमिनिक रिपब्लिक के बाद जो प्रोग्राम आता है वो है तुर्की का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत कोई भी इंडिविजुअल वो 2.5 लाख यूरो की जो प्रॉपर्टी है वो तुर्की में बाय करता है और विद इन 3 मंथ उसे रेजिडेंस परमिट जारी होता है और विद इन 6 मंथ वो टर्किश सिटीज़न बन जाता है। अब एक लिहाज से तो ये खबर उनके लिए अच्छी है, क्यों? तुर्की कई लिहाज से मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर आपको एक यूरोपियन कल्चर और एक मुस्लिम कल्चर दोनों वो आपको मिल जाते हैं। और हमारी इन दिनों ये 2020 में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो इंटरेस्टेड रहे, उन्होंने प्रॉपर्टी वहाँ पर बाई की। मैं बहुत ज़्यादा तादाद तो नहीं बता रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी सिटीज़न जो थे वो तुर्की की जानिब गए। उनके लिए तो ये एक खबर अच्छी है कि वो अगर वीज़ा फ्री ट्रैवल होता है तो अगर उनके पास टर्किश पासपोर्ट है तो वो तो यूरोप फ्री आएंगे। यहाँ की जो प्रोग्राम हैं, जो स्कीम चलती हैं लेबर शॉर्टेज में, उनसे भी मुस्तफ़ीद होंगे। और दूसरी जानब हम इसके हाँ, इसके इसी में आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये अब चूँकि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ये गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम की, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे अक्सर जो पाकिस्तानी हमारे सिटीज़न हैं वो कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी नेशनल हैं वो उनको यही आइडियल होता है, आइडियल कंट्री चाहिए होता है, आइडियल स्कीम चाहिए होती है कि वो यूरोप में किसी तरीके से वो ट्रैवल कर सके। तो डोमिनिकन रिपब्लिक में आपको बताता चलूँ, ये एक वाहिद ऐसा कंट्री है जहाँ पर सिर्फ 1 लाख सॉरी, यानी लगभग करोड़ के लगभग ही कुछ पैसे बनते हैं। अगर आप ये नॉन रिफंडेबल हैं, ये अगर आप ये डोमिनिक रिपब्लिक ये गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर आप फंड करते हैं या आप 2 लाख डॉलर्स की आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं। प्रॉपर्टी का ये है कि आपको 2 लाख इन्वेस्ट करने पड़ते हैं डोमिनिक रिपब्लिक में, और 1 लाख अगर आप डॉलर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो नॉन रिफंडेबल है, यानी वो आपने खुद देने हैं पासपोर्ट डोमिनिक रिपब्लिक का बाय करने के लिए, एक किस्म का यूँ समझ लें। उसी सूरत में आपको डोमिनिक रिपब्लिक का पासपोर्ट मिलता है और उस पासपोर्ट पे आप बहुत ज़्यादा ममालिक में एंट्री फ्री हैं और या किसी में वीज़ा ऑन अराइवल है। और यूरोप के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि यूरोप ने आखिर डोमिनिकन रिपब्लिक का जो पासपोर्ट है उस पर एतियास वीज़ा वेवर प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसके तहत आपको 3 साल का एक मल्टीपल एंट्री हो जाएगी यूरोप की, अगर आपके पास वो पासपोर्ट है तो। और ये 2022 के एंड पे शुरू हो जाएगा, यानी जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे और आपको वो ईमेल में वो आपकी जो अथोराइजेशन है और परमिशन जिसे कह लें, ट्रैवल परमिशन, वो आपको आ जाएगी और आप उस पासपोर्ट पे यूरोप भी सफ़र कर सकेंगे। 3 साल का प्रोग्राम वीज़ा होगा ये एक किस्म का। एक तो पाकिस्तानी हमारे नेशनल जो हैं वो उनके लिए वो प्रोग्राम अच्छा था, दूसरी तरफ तुर्की था एक आइडियल कंट्री की जिसमें आपको कल्चर मिल जाता था, आप सेट हो जाते थे, बिज़नेस के हवाले से अच्छा था, जो बिजनेसमैन थे हमारे, और उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अब जल्दी जल्दी आते हैं इसका जो एक नेगेटिव फैक्टर है। बात अब इस तरह है कि यूरोपीय यूनियन ने ये सहूलत तो दी तुर्की को, लेकिन साथ ही साथ उसने बहुत ज़्यादा सख्ती भी ये रख दी कि वही जो पहले उनके साथ डिस्कस किए जा रहे थे और वही अब उन्होंने 5 नकात जो हैं वो तुर्की के सामने फिर रख दी हैं, और उसके ज़रिए वो तुर्की उस पर बात करने के लिए भी अब रज़ामंद है। अब ये वो फैक्टर हैं जिसके तहत गैर कानूनी आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा सख्ती आएगी मेरे नज़दीक। आप किस तरह सोचते हैं ये आप जज करेंगे कि आपको ये
किस तरह ये मामलात लग रहे हैं। पहले करप्शन के यूरोप ने कहा कि आप हमारे साथ मिल के कॉपरेट करेंगे, करप्शन के अगेंस्ट जो है वो फाइट आपने ज्वाइन करनी है यूरोपियन स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। पहले तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे डाटा प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डाटा प्रोटेक्शन वही है जो 2021 से कुछ एयरपोर्ट्स पे तो ये लागू हो गया, 2022 से बाकायदा ये यूरोपीय यूनियन में पूरा लॉन्च हो जाएगा सिस्टम। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है यूरोपियन यूनियन की जानिब से। डाटा प्रोटेक्शन ये है कि आप इस एयरपोर्ट से फ्लाई करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका डाटा, आपकी हिस्ट्री, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपकी अच्छा बुरा जो भी है, आपकी फेस पिक्चर, वो सारी आपने जहाँ पर उतरना है यूरोप की तो वो वहाँ पर उनके सामने आएगी और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अब शेयर होंगी। और यही चीज़ें अब तुर्की के साथ शेयर होंगी कि कौन किस वक्त कहाँ से फ्लाई करके गया और कौन किस वक्त वापस आ रहा है। यानी एक किस्म की ये सख्ती उस लेवल पे है मेरे नज़दीक कि कोई अब गैर कानूनी हरकत करने की वो गुंजाइश बाकी नहीं बची। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ यूरोपोल जो है वो उसकी डील करेंगे। जो यूरोपोल हमें पता है ये कौन सा महकमा है। चौथे नंबर पे उन्होंने कहा है जुडिशियल मैटर और क्रिमिनल मैटर्स, इन पे आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है। और आखिर में उन्होंने कहा है कि टेररिज्म मैटर जो हैं वो भी आपने हमारे साथ शेयर करने हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक। ये वो चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि अब गैर कानूनी लोगों के लिए तुर्की वो आइडियल मुल्क नहीं बनेगा। और सबसे जो बड़ी मेन वजह है कि ये एक कामयाब पैकेज बनेगा क्योंकि यूनान बजाते खुद इसकी हमायत में है। अब ये चलता हूँ, इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट खबर जो मंजर आम पे आई वो ये कि डजन मिनिस्टर्स वांट ईयू टू फाइनेंस बॉर्डर वॉल्स। अब देखें हुआ क्या। मैं आपको आज का ये प्रोग्राम जो है वो सख्ती के हवाले से मैंने जो खबरें हैं वो जो मैंने पढ़ी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वो स्टैंडर्ड आप देख लें कि किस स्टैंडर्ड पे वो सख्ती हो रही है या पहले किस हिसाब से वो सख्ती थी। अब ये 4 सफ़ात पे मुश्तमिल एक लेटर जो है वो यूरोपीय कमीशन को और वो लिख कर बाकायदा भेजा गया और उस पर डिस्कशन शुरू हुई। उसके जवाब में क्या बातें की वो भी मैं आपको इससे अगली खबर में बताता हूँ। इसी 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 खबर में ये एक तफसील से इसी के आगे चल के मैं बताता हूँ। इसी खबर में ये एक पूरा पैकेज मैंने पढ़ा है और वो पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा है जिस पे एक तफसील लिखी हुई थी। हुआ इस तरह के ये जो 4 सफ़ात पे मुश्तमिल लेटर 7 अक्टूबर को बाकायदा जो भेजा गया कमीशन में। अब ये आप अंदाज़ा खुद लगाएं कि किन मुमालिक के मिनिस्टर्स ने ये लेटर लिखा। इनमें शामिल है ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, ग्रीस, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी। हंगरी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एक खबर इन्हीं दिनों आई है कि इन्होंने ये अगेंस्ट थे स्किल्ड वर्कर के जो हायर करने के, जो फॉरेनर्स जो हैं वो स्किल्ड वर्कर जो हायर करने के प्रोग्राम, एक स्कीम शुरू की थी ब्लू कार्ड में, उसके अगेंस्ट इसने वोट दी थी। लेकिन लकीली वो इम्प्लीमेंट हो चुका है ब्लू कार्ड का, वो ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट, वो चेंजेस भी हो गई हैं और वो बाकायदा लॉन्च हो चुका। कमिंग टू द पॉइंट, यूरोपीय यूनियन कमीशन को ये लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन फंड करे। यूरोपियन कमीशन के जो सामने ये जो लेटर लिखा गया, मालिक मैंने आपके सामने रख दिए जिन्होंने ये लेटर लिखा। अब यहाँ पे ग्रुपिंग मुझे लग रही है। अब इसको आप खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें, लेकिन हो कुछ इस तरह रहा है कि ये जो ममालिक हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये अपने कानून बाकायदा लॉन्च कर रहे हैं। ये अपने जो पॉलिसीज़ हैं उन पे पूरे सॉलिड तरीके से फोकस किए हुए हैं और बाकायदा उनको कानून साजी के तहत वो बाकायदा वो लॉन्च कर रहे हैं और उसका कानून का हिस्सा बना रहे हैं वो चीज़ें। लेकिन इसके जवाब में यूरोपियन कमीशन ने 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कह दिया। पहले नंबर पे ये इस जो आप जितने कंट्रीज़ ने हमें ये भेजा इसको हम फंड नहीं करेंगे।
ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि ये जो आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं इनको हम फंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाय ह्यूमैनिटेरियन या फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक, या जो कन्वेंशन आज से कई साल पहले जो डिस्कस हुई, वो यही थी कि चाहे एमरजेंसी ही क्यों ना हो, बॉर्डर सील नहीं करने। आप बजाते खुद ये अपने तौर पे ये आप कानून साजी कर रहे हैं, कानून का हिस्सा बना रहे हैं, दीवारें बनना, ये आपका सिरदर्दी है। यूरोपियन यूनियन इसको लकीली कि इसको हम फंड नहीं करेंगे। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया। ये थे कैबिनेट डिप्टी हेड जो हैं टॉम स्नील, वो उन्होंने भी यही कहा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी क्यों ना लग जाए। यानी इमरजेंसी वही होती है कि एक थ्रेट हो, एक जंगी किस्म का माहौल हो, लेकिन बॉर्डर सील नहीं करने। इंडिविजुअली हर बंदे को राइट दिया गया है कि वो अपनी असाइलम की एप्लीकेशन दे, उसके बाद जो कानून है उसका फैसला हो। बॉर्डर सील करने का तो मतलब यही कि कोई आए जाए ही नहीं। अब यहां पर मैं एक और चीज में आपको बताता चलूं कि पोलैंड ने जो एक अपनी अच्छा, मैं मिक्स ना कर दूं चीज़ें। अच्छा, इसी में फिर मीनवाइल यूरोपीय यूनियन स्टेट जो हैं उनमें ऑलरेडी ये दीवारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी किसी ने यूरोपीय यूनियन कमीशन की या यूरोपियन काउंसिल की बात नहीं सुनी, या जो डिसीजन जो यूरोपियन पार्लियामेंट से आना है वो किसी ने नहीं सुना। उन्होंने अपने ही मुल्क में उनको कानून का हिस्सा बनाया और वो उसको बाकायदा वो दीवारें शुरू कर दी हैं। लिथुआनिया ने 150 मिलियन यूरो जो है वो बजट रख के 2022 तक जो है वो अपनी दीवार मुकम्मल कर लेगा। 500 किलोमीटर जो है बेलारूस के साथ उसकी जो सरहद है उस पर। साथ ही साथ पोलैंड ने वो दीवार उन्होंने शुरू कर लिया। आई थिंक उन्होंने तो खैर बना भी ली है उसका काफ़ी हिस्सा। और ये अब चीज़ें जो हैं ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, यूनान और पोलैंड के बाद अब लिथुआनिया भी वो ये दीवार बनाने जा रहा है ताकि इमिग्रेंट्स जो है या रेफ्यूजीज़ उनको रोका जाए। यानी यूनान ने तो ऑलरेडी बना दी। अब जो आइडियल मुल्क था कि लोग फ्लाई करके बेलारूस जाएंगे और वहाँ से वो यूरोप में जाएंगे, उस चीज़ को भी अब ब्लॉक किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लकीली जो बड़े और तकड़े ममालिक हैं उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया कि दीवार बनानी चाहिए। मैं अब इसको अगली खबर में कुछ इस तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं कि फ्रांस से बहुत बड़ी खबर आई है। विद अ पुश फ्रॉम पोलैंड, फ्रेंच पॉलिटिशियंस लाइन अप टू बैश ईयू। ये खबर कुछ इस तरह से आई है कि फ्रांस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने, पॉलिटिशियंस जो हैं और उनका थिंक टैंक, उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में हमें यूरोपीय यूनियन के फ्यूचर पे काफ़ी सवालात उठते नज़र आ रहे हैं, और जो कि एक खुशैन बात नहीं। उन्होंने कहा कि एक तो फ्रांस का जो वज़न था, जो एक दहशत थी, जो एक पावर थी, छोटे छोटे ममालिक ने जैसे कि पोलैंड ने दीवार का सिलसिला पुश बैक कर रहे हैं। पोलैंड, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं कि पोलैंड ने हाल ही में, ये इन 2-3 दिनों की बात है, उन्होंने कानून बना दिया है कि हमें अब लीगली तौर पे हम पुश बैक करेंगे। यानी जो रिफ्यूजीज वो दाखिल होंगे, पोलैंड ने अब कानूनी तौर पे आप उनको पुश बैक कर देना, यानी वापस जाओ आप। ये इस पे फ्रेंच जो है थिंक टैंक उन्होंने बात की कि ये जो चीज़ें हो रही हैं छोटे छोटे ममालिक में, जो हमारी तरफ उन्हें हमारा कुछ असरो हमें हमारी कुछ वो जो पावर है, जो यूरोपीय यूनियन के जो स्टैंडर्ड है, वो किसी की तरफ देख ही नहीं रहे। उन्होंने अपने ही मनपसंद वो चीज़ें कानून साजी की हुई है। फिर ये किस किस्म की यूरोपियन यूनियन है? अगर हर मुल्क अपने हिसाब से वो चलता जाएगा तो फ्रांस अपनी वो पावर खो बैठा है जो पहले थी। एक जो अमेरिका के साथ उनका, आपको पता है पिछले दिनों जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मुआहदा हुआ और सबमरीन जो बाय करनी थी वो नहीं थी, वो फ्रांस से नहीं की, एक उसकी वजह से। दूसरा जो पोलैंड पुश बैक कर रहा है, जो हम फ्रांस शुरू से ये कहता है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड, उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की जो वाकई काबिल गौर है। ये कहते थे, इन्होंने ये कहा कि जो हम मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपीय यूनियन के, वो एक बात भूल जाते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन
लॉ जो है वो प्रायोरिटी रखता है आपके नेशनल लॉ से। यानी आप जो मर्जी है चाहे करें, आप नहीं कर सकते जब तक वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड को इग्नोर करके, यानी जिसमें बड़े बड़े तकड़े ममालिक हैं यूरोपियन जिन्होंने होल्ड की हुई है यूनियन, यानी उनको लिफ्ट ना कराते हुए अपने मनपसंद कानून साजी जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ा नुकसान है और फ्यूचर के लिए यूरोपीय यूनियन के लिए। उन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया, उन्होंने कहा यहाँ तक, ये फ्रेंच एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें नेटो से भी अलग होना चाहिए, हमें अमेरिकन पॉलिसी से भी अलग होना चाहिए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया। और हमें वापस अपना वो स्टैंडर्ड बहाल करना पड़ेगा कि हम होल्ड कर सकें और कोई अपने मनपसंद फैसले ना करे। अब वो कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो फ्रांस के इलेक्शन होने जा रहे हैं, होपफुली माक्रोन जो थे, लकीली वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे जो इमिग्रेशन का पैक्ट यूरोपियन कमीशन की जानिब से आ रहा था। और उसमें क्या था, सबसे पहली वोट जो थी वो एपी माक्रोन के बारे में, उसके हक में फ्रांस ही ने डाली थी। और माक्रोन की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने इस बात की हमायत कर दी थी कि जो जिनके पास एपी माक्रोन है उनको थ्रू आउट यूरोप में जो है फ्री हैंड दे दिया जाए और जाते ही वो अपने पेपर चेंज करवा लें। यानी कोई टेंशन वाली, जिस तरह के यूरोपियन नेशनल्स जो हैं वो जाते हैं और जाते ही अपना सिक्योरिटी नंबर निकलवा लेते हैं, सेम यही स्टैंडर्ड एपी माक्रोन के लिए वो रखना चाह रहे थे। लकीली फ्रांस से हमायत कर रहा था, लेकिन इसमें फड्डा फिर इन्होंने डाला था पोलैंड और हंगरी ने। एक तो कानून हंगरी के फड्डा डालने के बावजूद पास हो चुका है, लेकिन दूसरा अभी तक वो रुका हुआ था। और ये अब भी इन्होंने कह दिया है कि अगर हम 1 जनवरी से, फ्रांस की जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम 1 जनवरी से हमारे पास यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी आ गई तो हमने फौरन, चाहे कुछ भी हो, हमें ये पैक्ट हम दोबारा टेबल पे लाएंगे। और इसी उस इमिग्रेशन माइग्रेशन पैक्ट में वो चीज़ शामिल थी जो एपी माक्रोन को सपोर्ट कर रहे थे। और लकीली फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये जो हल्के किस्म के ममालिक हैं ये मुखालफत कर रहे थे। अब ये चीज़ें यूरोप को, एक तरफ दीवारें बन रही हैं, दूसरी तरफ जो बड़े ममालिक हैं वो नहीं चाह रहे कि दीवारें बने, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब इन सारी चीज़ों को वो किस तरह समेटेंगे ये अब आते दिनों पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये बातें हो रही हैं डिस्कस, और यही आपके सामने मैंने रखी। आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। जाते जाते एक अफसोसनाक खबर मैं आपको बता दूं कि मैंने वो ख़बर अपने पास लिख के तो नहीं रखी, लेकिन चले मैं आपको बता दूं कि अफसोस कि ये यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक बहुत अफसोसनाक खबर आई है। और इस चीज़ पे आप भी थोड़ा एहतियात कीजिएगा कि फ़िनलैंड ने पाकिस्तानियों पे सख्ती कर दी है। वो इस तरह के फ़िनलैंड ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर पाकिस्तानी एजेंट जो हैं उनका नेटवर्क पकड़ा है, जिसके तहत वो ना सिर्फ 6,000 यूरो में फ़िनलैंड के पेपर, फेक पेपर फाइलों में रख के वो जमा करवा रहे थे, बल्कि थ्रू आउट एशिया, ऑल ओवर द वे, मलेशिया से उन्होंने कुछ फाइलें पकड़ी हैं एम्बेसी से कि वो मलेशिया में जो पाकिस्तानी थे वहाँ उनसे पैसे ले लेकर फैमिलियों के वीज़े फ़िनलैंड में फ़ेक पेपर्स पर वो अप्लाई करवा रहे थे। बहुत अफसोसनाक खबर है और पाकिस्तानियों का नाम एक बार फिर। आज तक इतना ही, और अगले वीलॉग में नई खबरों के साथ और नई अपडेट के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, और इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।